नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा थलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। वर्ल्ड में जितने भी बेबीज़ बॉर्न होते हैं उनमें लगभग 4% केसेस में आईवीएफ यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की जो फैसिलिटी है वो के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के इस करंट सिनेरियो में। तो जी हाँ, मैं आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको अवगत कराऊंगी। देखिए, इतना कॉमन होने के बावजूद भी आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, कई कपल जो आज इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, जब भी फर्टिलिटी क्लिनिक को विजिट करते हैं, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार वो आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के वर्ड को एनकाउंटर करते हैं। यानी कि उन्हें कई बार ये ऑप्शन दिया जाता है जब सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन काम नहीं कर रहे होते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे इंडिकेशन है यहाँ पर डायरेक्टली आईवीएफ का ऑप्शन दिया जाता है, तो उन्हें इस ट्रीटमेंट का ऑप्शन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। परंतु ये ट्रीटमेंट पहले की अपेक्षा कॉमन होने के बावजूद भी अभी भी कई कपल ऐसे हैं जो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कई बार उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हमें इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि आईवीएफ को लेके अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे सवाल जवाब हैं। तो जी हाँ, मैं आज इसी टॉपिक को लेके आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम एक अपने वीडियोज़ के माध्यम से एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आईवीएफ से जुड़े सवाल जवाब, ये हमारी सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे कपल जो आईवीएफ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम इस ट्रीटमेंट के बारे में जाएं या नहीं जाएं, उनके जो भी इससे जुड़े हुए सवाल होते हैं हम उन्हें एक एक करके उनका आंसर करें और आपको क्लैरिफाई करें कि ये समस्या एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है या नहीं जाना है। तो इस सीरीज़ में आज हम सबसे पहला एपिसोड जो है वो हमारा एक बहुत ही कॉमन प्रश्न जो सब पेशेंट्स के माइंड में आता है, सब कपल्स के माइंड में आता है जब भी उन्हें आईवीएफ ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आईवीएफ से होने वाले बेबीज़ नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं, क्या वो नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही होते हैं। जी हाँ, कई बार हमारी ओपीडी में जो कपल्स आते हैं, स्पेशली जब फीमेल्स हमसे बात करती हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि डॉक्टर, मेरा जो बेबी होगा आईवीएफ के ट्रीटमेंट के माध्यम से वो पूरी तरह से नॉर्मल तो होगा। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी बेबीज़ अभी तक बॉर्न हुए हैं, लगभग मोर देन 8 मिलियन जो बेबीज़ हैं वो आईवीएफ की टेक्निक के द्वारा उनका बर्थ हुआ है। इस आईवीएफ की टेक्निक जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था वो 25 जुलाई 1978 में हुआ था। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 40 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान मोर देन 8 मिलियन बेबीज़ अभी तक इस टेक्निक के द्वारा बर्थ ले चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कंसर्न जब ये टेक्निक आई थी, डेफिनेटली जो पेशेंट सोचते हैं ऐसे कंसर्न बहुत सारी स्टडीज़ में भी बताए गए हैं कि क्या आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से बेबीज़ में एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कई स्टडीज़ कहती हैं कि जो भी कोई कपल, चाहे वो नेचुरली कंसीव करता है या फिर किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से करता है, एबनॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस कुछ हद तक सारी प्रेगनेंसीज़ में ही होते हैं। हाँ, ये ज़रूर सही है कि आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के माध्यम से होने वाली प्रेगनेंसीज़ में ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ही बेबीज़ एबनॉर्मल होते हैं। तो आज हम साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था, मोर देन 40 ईयर्स हो चुके हैं, उनका नाम लुई ब्राउन था। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो पूरी तरह से एक स्वस्थ बेबी हैं, स्वस्थ फीमेल हैं, और इतने वर्षों के बाद वो अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी के द्वारा अपने कंसेप्शन भी उनका हुआ है और अपने बेबीज़ को भी उन्होंने बर्थ दिया है। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट बेबी एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ अपना स्पेंड कर रही है। अब अगर हम बात करें साइंटिफिक बेसिस की, तो डेफिनेटली कुछ स्टडीज़ में कंसर्न हुआ था कि ऐसा क्या होता है कि आईवीएफ के द्वारा जो बेबीज़ होते हैं उनमें थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस नॉर्मल कंसेप्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आईवीएफ की टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि ये जो पेशेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, हम ये समझें कि जो कपल्स आईवीएफ के लिए जाते हैं
उनमें से मोस्टली कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें कई बार एज फैक्टर होता है, यानी कि फीमेल्स एडवांस रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज ज़्यादा होता है, कई साल हो चुके हैं मैरिज के, जब कोई भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ तो वो आईवीएफ के लिए जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ यंग कपल्स भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट ऑप्शन लेते हैं, जहाँ पर समझ लीजिए कि ट्यूब्स का ऑप्शन रीज़न है या फिर कुछ ऐसा कारण है जहाँ पर आईवीएफ ही डायरेक्ट ऑप्शन है, तो वहाँ पर यंग कपल ही जाते हैं। परंतु अधिकतर केसेस में जो कपल्स इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई समस्या उनके साथ भी होती है। तो देखिए, जो फैक्टर्स हैं यानी कि एडवांस फीमेल का एज होना और आईवीएफ से जुड़ी हुई अलग समस्याएं, ये अपने आप में एक बच्चे में एबनॉर्मलिटी के रिस्क को बढ़ाते हैं। अगर हम साइंटिफिक डेटास को देखें तो अगर आप फॉर एग्जांपल समझिए कि किसी महिला में जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स उनके बेबी में होने के, फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जो कि कॉमन एनोमली है, तो अगर हम जब भी हमारे मरीज को एक्सप्लेन करते हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस किसी भी महिला के जो बेबी है उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो नेचुरली कंसीव करें, किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से करें या फिर आईवीएफ के माध्यम से करें। तो यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये मैटरनल एज है जो इस एबनॉर्मलिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, न कि ट्रीटमेंट का टेक्निक है। अब इसी तरह से ही आगे कुछ कंसर्न किए गए थे कि जो आईवीएफ का कन्वेंशनल आईवीएफ होता है और इक्सी होता है, क्या इक्सी के द्वारा जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो उनमें एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, टेक्निकली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, परंतु ये परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि हम बोले कि इक्सी के द्वारा जब बर्थ किया जाएगा कन्वेंशनल आईवीएफ के कंपैरिजन में तो ये परसेंटेज ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको मैं रीअश्योर करना चाहती हूँ कि ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जब आप आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, जो बेबीज़ बॉर्न होंगे वो एबनॉर्मल होंगे। अब पेशेंट्स के माइंड में ये ख्याल क्यों आता है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी कराई जाती है वो नॉर्मल तरीके से डिफरेंट होती है, इसीलिए वहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी क्लैरिफाई करूँगी कि जो टेक्निक है डेफिनेटली उसमें डिफरेंस है, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में कई बार बात की है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मली जब ओव्यूलेशन होता है, एग ट्यूब से ओवरी से बाहर आता है, ट्यूब में आता है और यही वहाँ जगह होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म्स पूरा ट्रैवल करते हुए जब फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं, वहाँ पर एग को फर्टिलाइज करते हैं और प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है। फिर धीरे धीरे जो ये भ्रूण बनता है ये यूट्रस में, यानी कि जो बच्चेदानी की लेयर होती है एंडोमेट्रियम में, जो कि ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है भ्रूण के लिए, वहाँ पर जाके इम्प्लांट होता है और ग्रो होता है। ये तो बात हो गई नॉर्मल कंसेप्शन की। आईवीएफ में जो इनिशियल फेज होता है, यानी कि जो एग का जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, बेसिकली वो न करके जो एग्स होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है और जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें लेबोरेटरी में एग से फर्टिलाइज किया जाता है और भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। परंतु जब एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तब ये सेम उसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन किया जाता है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि एक बार जब नॉर्मल एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है आईवीएफ के ट्रीटमेंट के बाद, तब उसका इम्प्लांट होना, उसका ग्रो होना वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। हाँ, बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि शुरुआती कुछ महीनों में 2 to 3 मंथ्स में हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन का सपोर्ट देना पड़ता है मरीज़ को, क्योंकि यहाँ पर हमने आर्टिफिशियली जो लेयर तैयार की होती है उसे हमें हार्मोन द्वारा आगे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, महिला के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये इसीलिए आपको बता रही हूँ कि सिर्फ टेक्निक में अंतर है, परंतु एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद ये महिलाओं की प्रेगनेंसी भी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसे ही होती है और इनका आगे का पूरा कोर्स भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही किया जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आईवीएफ के द्वारा जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो कुछ अलग होती हैं, उनमें कुछ अलग किया जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल सेम होती है। हाँ, शुरुआती जो डिफरेंसेस होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो आज के वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इंश्योर करना चाहती हूँ, ये रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ कि आईवीएफ के माध्यम से जो बेबीज़ होते हैं वो एबनॉर्मल नहीं होते हैं। डेफिनेटली कुछ चांसेस रिलेटिवली हाई होते हैं, परंतु वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर से होते हैं, न कि आईवीएफ के द्वारा। तो आई होप आपकी जो कुछ इस तरह की क्वेरीज हैं इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी।
आगे और भी उसको जानने के लिए हमारे इस सीरीज़ के अगले एपिसोड्स को भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।